गांव का शांत माहौल, चिड़िया की चहचहाहट। भोलू अपनी पुरानी साइकिल के पीछे एक साफ सुथरा डिब्बा बांध रहा है। माला उसे टिफिन दे रही है। माला प्यार और चिंता से कहती है, अजी सुनिए, आज हिसाब ठीक से कीजिएगा। कल भी आप 2 किलो मटन देकर सिर्फ 1 किलो के ही पैसे लाए थे। दुनिया बहुत चालाक है। आप बिल्कुल मोम के जैसे हैं, जो हर किसी की बात पर पिघल जाते हैं। भोलू मुस्कुराते हुए माथे पर हाथ फेर कर कहता है, अरे माला, तू नाहक ही चिंता करती है। गांव के ही तो लोग हैं, कौन मुझे ठगेगा? और ऊपर वाला तो सबका हिसाब रखता है ना। चल, मैं निकलता हूँ। भोलू साइकिल पर बैठता है और घंटी बजाता हुआ निकल जाता है। मटन ले लो, ताजा मटन ले लो। धनेश अपने आंगन में खटिया पर बैठा दातून कर रहा है। भोलू साइकिल लेकर आता है। धनेश भैया, आज मटन लोगे? एकदम ताजा है। धनेश मन में चालाकी से सोचते हुए कहता है, अरे भोलू भाई, आओ आओ, आज तो मटन ही खाऊंगा। एक काम कर, 2 किलो तौल दे। क्या भाव दिया? भैया 400 रुपए किलो है। ठीक है, ये ले 2000 का नोट। भोलू अपनी जेबें टटोलते हुए कहता है, अरे भैया, सुबह सुबह बोहनी का टाइम है, 2000 का छुट्टा कहाँ से लाऊंगा? धनेश जल्दी जल्दी बोलते हुए भोलू को बातों में उलझाते हुए कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, मटन मुझे दे दे। अब ध्यान से सुन, मेरे पास तेरे 2000 का नोट जमा हो गया, ठीक? उसमें से 2 किलो मटन के 800 रुपए कट गए, बचे 1200। अब तू मुझे अपनी जेब से 200 रुपए दे दे, तो तेरा और मेरा हिसाब बराबर होकर 1000 का राउंड फिगर हो जाएगा। बाकी 1000 मैं कल ले लूंगा। दिमाग पर जोर डालते हुए भोलू पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका है। हैं? आपने मुझे 2000 का नोट दिया कहाँ? अरे भोलू, तू इतना भोला क्यों है? मैंने 2000 का नोट निकालने के लिए हाथ जेब में डाला ना, पर तेरे पास छुट्टा नहीं था। तो बात तो वही हुई ना कि मैंने तुझे 2000 दिए और तूने मुझे वापस किए। अब जो मैंने गणित बताया है वो कर, 2 किलो मटन दे और ऊपर से 200 रुपए निकाल। भोलू भोलेपन से सिर खुजलाते हुए कहता है, अच्छा, आप पढ़े लिखे आदमी हो भैया, सही ही कह रहे होगे। ये लो 2 किलो मटन और ये लो 200 रुपए। धनेश खुशी खुशी मटन और 200 रुपए अंदर ले जाता है। भोलू अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ता है, अभी भी उंगलियों पर हिसाब गिन रहा है। माला घर के आंगन में बैठी है। भोलू उदास चेहरे के साथ और अपनी खाली जेबें पलट देता है। माला रुआसी आवाज में कहती है, आज फिर किसी ने आपको बातों में फंसा लिया ना। सारा मटन बिक गया और जेब में सिर्फ 100 रुपए हैं। भोलू निराश होकर कहता है, माला, मुझे सच में समझ नहीं आता। धनेश भैया ने कुछ ऐसा हिसाब जोड़ा कि मेरा मटन भी चला गया और घर से 200 रुपए भी चले गए। माला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भोलू पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसे सांत्वना देती है। मुझे पैसों का दुख नहीं है जी, मुझे इस बात का रोना आता है कि आपके साफ और सीधे दिल का लोग कितनी बेरहमी से फायदा उठाते हैं। आप किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? तभी वीरू का प्रवेश होता है। वो सब सुन लेता है। वीरू गंभीरता से कहता है, भाभी, आप रो मत। भोलू, तेरा दिल सोने का है, पर ये दुनिया पीतल की है। जो सीधे पेड़ होते हैं, लोग सबसे पहले उन्हीं को काटते हैं। पर तू फिक्र मत कर, तेरा ये दोस्त अभी जिंदा है। कल से इस धनेश का वो इलाज करूंगा कि जिंदगी में किसी सीधे इंसान को ठगना भूल जाएगा। वीरू एक पॉलिथिन में कुछ मटन लेकर आता है। भोलू, आज तू ये वाला मटन धनेश को देकर आएगा और पैसे मत मांगना। बस कहना कि ये स्पेशल मटन है, आज मेरी तरफ से फ्री है। भोलू हैरानी से कहता है, पर वीरू, वो तो पहले ही मेरे पैसे खा गया है, मैं उसे फ्री में क्यों दूं? वीरू मुस्कुराते हुए कहता है, तू बस इतना कर दे मेरे भाई, ये कोई आम मटन नहीं है, ये धनेश के लालच की दवाई है। भोलू जाकर धनेश को वो मटन दे आता है। लालची धनेश मुफ्त का मटन पाकर बहुत खुश होता है और उसे पकाकर खा लेता है। धनेश सड़क पर टहल रहा है, डकार ले रहा है। वीरू उसके पास आता है और बहुत ही घबराए हुए चेहरे का नाटक करता है। धनेश भैया, राम राम। अरे भोलू आपको ढूंढ रहा था,
आपने कल जो मटन खाया वो कैसा था? धनेश मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे वीरू बाबू, क्या लाजवाब गोश्त था, एकदम नरम मक्खन की तरह, मजा आ गया। भोलू को कहना कल 1 किलो और भिजवा दे। वीरू अपना माथा पीटते हुए जोर से हाय तौबा मचाते हुए कहता है, हे भगवान, अनर्थ हो गया भैया, आपका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। धनेश चौंक कर डरते हुए कहता है, क्या मतलब, क्या हुआ? भैया, वो जो भोलू ने कल आपको मटन दिया था वो बकरे का नहीं था। मेरे मामा जी चाइना से लौटे हैं, उन्होंने वहाँ से चाइनीज इंपोर्टेड कुत्ते का मीट भिजवाया था, मेरे घर के बाहर रखा था। भोलू गलती से वो थैली उठा लाया और आपको दे दिया। धनेश आंखें फाड़ कर कांपते हुए कहता है, क्या कुत्ता? मैंने चीन का कुत्ता खा लिया? अरे बाप रे, उल्टी आ रही है। अरे मेरा धर्म, मेरी जात, हाय रे। धनेश घबराहट में अपना पेट पकड़कर सड़क पर ही अजीब अजीब सी शक्ल बनाने लगता है। वो पूरी तरह डर चुका है। धनेश रोते हुए कहता है, वीरू भाई, मुझे बचा ले, गांव वालों को पता चला तो मेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। अरे मेरे पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे भौंकने का मन कर रहा है। भौ भौ। वीरू हंसी दबाते हुए संत वाले अंदाज में कहता है, भैया, चाइनीज कुत्ता है, असर तो दिखाएगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, पाप तभी धुलेंगे जब आप अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करेंगे। आपने जिस जिस गरीब और सीधे इंसान को ठगा है उसके पैसे सूद समेत वापस करो, तभी ये चीनी कुत्ते का असर खत्म होगा, वरना कल सुबह तक आपके पीछे पूंछ निकल आएगी। धनेश घुटनों के बल बैठते हुए कहता है, मैं सब वापस करूंगा, अभी करूंगा, बस मेरी पूंछ मत निकलने देना भाई। भोलू और माला आंगन में बैठे। धनेश हांफते हुए भागता हुआ आता है। उसके हाथ में पैसे हैं। वो सीधे भोलू के हाथ में पैसे थमा देता है। भोलू भाई, मुझे माफ कर दे, ये रहे तेरे कल के 2000 रुपए, और ये तेरे 200 रुपए जो मैंने ठगे थे, और ये 500 रुपए मेरी तरफ से जुर्माना। बस मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया, मैं बहुत नीच इंसान हूँ। भोलू पूरी तरह हैरान है। तभी पीछे से वीरू मुस्कुराते हुए आता है। अरे धनेश भैया, आप रो क्यों रहे हैं? और ये इतने सारे पैसे? वीरू की तरफ डरी हुई नजरों से देखते हुए धनेश कहता है, बस भाई, मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ, अब मैं किसी को नहीं ठगूंगा, राम राम। धनेश वहाँ से सिर झुकाकर भाग जाता है। माला आश्चर्य से कहती है, वीरू भैया, आपने ऐसा क्या जादू किया जो गांव का सबसे बड़ा कंजूस अपने आप पैसे दे गया? वीरू हंसते हुए कहता है, भाभी, कोई जादू नहीं, मैंने बस उसे उसके लालच का स्वाद चखाया। वो मटन कोई कुत्ते का नहीं था, अपनी ही मंडी के बकरे का था। बस उसे बातों में मैंने ऐसा उलझाया जैसे वो भोलू को उलझाता था। तीनों जोर से हंस पड़ते हैं। भोलू वीरू के गले लगते हुए भावुक आवाज में कहता है, वीरू, मुझे दुनियादारी समझ नहीं आती। लोग कहते हैं मैं बेवकूफ हूँ, पर आज मुझे समझ आया कि जिसके पास तेरे जैसा दोस्त हो ना, उसे दुनियादारी सीखने की कोई जरूरत नहीं। वीरू मुस्कुराते हुए भोलू की पीठ थपथपाता है। सच्चाई और सादगी कोई बेवकूफी नहीं है भोलू, पर याद रख, सीधा पेड़ बनने में कोई बुराई नहीं, बस अपनी जड़ों को अपनी सच्चाई और अच्छे दोस्तों से मजबूत रखना चाहिए। माला खुशी से मुस्कुराती है। सादगी और भोलापन कमजोरी नहीं होते, लेकिन धोखेबाजों से निपटने के लिए कभी कभी समझदारी और अच्छे दोस्तों का साथ बहुत जरूरी होता है। बुरे काम और लालच का नतीजा हमेशा इंसान को डर और शर्मिंदगी की ओर ले ही जाता है।